आज हम लोग कर रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर 7वां सवाल 13 मार्क्स के लिए। सबसे पहला है सवाल ये एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है, कोई मतलब ऐसा पर्दा टाइप का। ठीक है, तो कंपनी के बाहर क्या हो रहा है ये सभी को पता है क्योंकि वो दिखता है। ठीक है, और कंपनी के अंदर जो पर्दा लगा हुआ है और कंपनी के अंदर जो चीजें होती है वो किसी को पता नहीं चलता। ठीक है, तो कोर्ट कब कब वो पर्दा हटा देता है ताकि सभी को समझ में आए कि अंदर में क्या हो रहा था। इसी को बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी, और व्हील का मतलब क्या होता है, पर्दा। तो कंपनी के का जो पर्दा है, ठीक है, कि अंदर में क्या हो रहा है, अगर कभी ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर कोई घोटाला हो गया या कोई ऐसे मतलब फ्रॉड हो गए, ठीक है, तो कब फिर कोर्ट कैसे समझेगा कि अंदर में क्या हुआ था। तो जब तक वो पर्दा नहीं हटेगा तब तक किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब वो पर्दा कोर्ट हटाता है तब पता चलता है अंदर में कि किसने क्या फ्रॉड किया था। समझ रहे हो, तो यही होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कंपनी के बाहर सभी को पता है कि कंपनी के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपने नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि एक वॉल टाइप का होता है, एक पर्दा टाइप का होता है जो कंपनी के अंदर काम चलता है। ठीक है, हम लोग बाहर से ऐसा समझ सकते हैं कि काम हो रहा होगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में जब कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होता है या कोई ऐसी मतलब सिचुएशन आता है जहां पे कंपनी कोर्ट को लगे कि यहाँ पे कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग करने की कोशिश करी है, ठीक है, तब वो पर्दा जो है कोर्ट हटा देता है। यही कहलाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, तो अब मैं पढ़ता हूँ कॉन्सेप्ट वाइज जो पीडीएफ में है। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। द कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट ट्रीट्स अ कंपनी इज अ सेपरेट legal entity from its shareholder and directors. This means the company is responsible for its debts and liabilities, and individuals are generally not held personally liable. However, in certain circumstances, court may lift, ठीक है, the corporate will, that is disregard the separate legal personality of the company to hold the individual behind it personally liable. ठीक है, तो कंपनी के अंदर किसी न किसी के गलती के कारण ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो गलती कैसे समझ में आएगा कि किसने किया था, तो जब तक वो पर्दा हम हटाएंगे नहीं तब तक हम एक्चुअल जो कल्प्रिट है उसके पास हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट विल एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो ये मान के चलता है या ये मानता है, ठीक है, कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये शेयर होल्डर और डायरेक्टर से अलग होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंपनी खुद के देनदारी लाइबिलिटीज के लिए खुद जिम्मेदार होता है, इंडिविजुअल पर्सनली लाइबल नहीं होता। कुछ परिस्थिति में कोर्ट कॉर्पोरेट विल, कंपनी के पीछे का जो पर्दा होता है वो उठाता है। अगर किसी इंडिविजुअल ने, ठीक है, कंपनी की आड़ में कुछ गलत किया है तो उसे रंगे हाथों पकड़ने का, ठीक है, और उसको पर्सनली लाइबल ठहराएगा। इसीलिए ये कॉर्पोरेट विल का जो ये है पर्दा, उसको कोर्ट लिफ्ट करता है, हटाता है। ठीक है, ये है। अभी यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, सर्कमस्टांसेज अंडर विच कोर्ट में लिफ्ट दी कॉर्पोरेट विल। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जब कोर्ट को ये कॉर्पोरेट के अंदर जो विल है, पर्दा है, उसको हटाना होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि अंदर भाई फ्रॉड हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि किसने किया है। ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट नाम का जो ये व्हील है उसको हटाते हैं और तब पता चलता है कि किसने फ्रॉड किया था। अब जो भी इंडिविजुअल उसके पीछे रहा होगा उसको कोर्ट पर्सनली लाइबल ठहराएगा, बाकी किसी को लाइबल नहीं ठहराएगा। ठीक है, अगर हम बाहर से देखें तो हमें लगेगा कि कंपनी ने ये फ्रॉड किया है, हालांकि कंपनी कोई फ्रॉड करता नहीं है, उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं या कोई इंडिविजुअल होता है वो फ्रॉड करता है। ठीक है, तो हम पूरे कंपनी को तो लायबल नहीं ठहरा सकते। तो जब तक वो कॉर्पोरेट बिल हटेगा नहीं, एक्चुअल कल्प्रिट कौन था ये कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए कोर्ट जब ऐसे कोई सिचुएशन होता है जो जी जब कंपनी कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट करती है या फ्रॉड करती है या टैक्स की चोरी करती है, ठीक है, ऐसे कोई सिचुएशंस होते हैं
तब कोर्ट जो है कॉर्पोरेट बिल का जो पर्दा है, बिल है, उसको लिफ्ट कर देती है और पता करती है कि इसमें एक्चुअल कल्प्रिट कौन था और किसने ये कांड किया है। तो कुल मिला के आपका जो ये 7th क्वेश्चन है वो यही बोल रहा है कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेज बताइए जब कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। तो यही है, ठीक है, कुल मिला के जो है आपका। वैसे मैं पढ़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, परिस्थिति कब कब ऐसा होगा और ये कोर्ट क्यों करती है पता होना चाहिए आपको। जब कंपनी अपने पावर्स का मिसयूज करती है या कंपनी अंदर ही अंदर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंटेंशनली काम करते हैं जिससे कंपनी के नाम पे बिल फट जाए और उस इंडिविजुअल को फायदा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर जब कोई पावर के मिसयूज करते हैं या फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट जो है कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट करता है, ठीक है। ये है कुल मिला के। अब मैं पढ़ देता हूं कौन कौन से सर्कमस्टांसेज है। पहला है फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट। इफ ए कंपनी इज यूज्ड टू परपरेट फ्रॉड, इवेड एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन और इंगेज इन डिसऑनेस्ट बिहेवियर, कोर्ट विल डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, ठीक है। ये केस आया था, एक केस का नाम था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने का केस है। The defendant formed a company to avoid a non-compete clause. The court lifted the will to prevent the abuse of corporate form. ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि कोई कंपनी जब अपने पावर्स का मिसयूज करती है या उसके डायरेक्टर या कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए और किसने किया था ये पता करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, तब ये पता चलता है। दूसरा है इवेशन ऑफ टैक्स। अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है, और कोर्ट को पता चलता है कि आपकी कंपनी ने टैक्स की चोरी की है तो फिर कॉर्पोरेट बिल कोर्ट जो है उठा देता है ताकि पता चले कि कंपनी ने, ठीक है, इस पर्दे के पीछे कितना टैक्स इवेड किया है। तीसरा है कंपनी इज अ शैम और फिकेड। व्हेन अ कंपनी इज मेयर क्लॉक और फेकेड for its owners personal dealing or wrongful conduct, ठीक है, the wheel can be lifted। अगर कोई भी कंपनी wrongful conduct में पाई जाती है, ठीक है, और जो भी ओनर्स इसमें लगाए होते हैं, ठीक है, अपना जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ अगर कुछ ऐसा होता है या उनके साथ wrongful conduct किया जाता है तब भी कोर्ट व्हील को लिफ्ट कर सकता है, पर्दे को हटा सकता है, ठीक है। एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशनशिप। If a company is merely acting as an agent or trustee for its shareholder or other entity, court may look beyond the corporate bill, ठीक है। अगर कोई कंपनी किसी ट्रस्टी के या एजेंट के तरीके से एक्ट करने लगता है, ठीक है, तब भी कोर्ट ये कॉर्पोरेट बिल का जो पर्दा है उसको लिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एजेंसी, ये तो हो गया। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लॉज और स्टेटरी ऑब्लिगेशन। कोई कंपनी अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन जो दिया गया उसको ठीक है, अगर वो अवॉइड करता है तो भी कोर्ट उसके कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, अभी कोई ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है आपका एनेमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ड्यूरिंग वॉर टाइम इफ अ कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय एनिमीज ऑफ द स्टेट, इट्स सेपरेटेड आइडेंटिटी कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। और तब कोर्ट जो है कॉर्पोरेट बिल का जो है पर्दा हटा सकता है। अगर एनिमी कंट्री के साथ, ठीक है, आपका कोई रिलेशन है और वॉर टाइम में भी आपको आपके कंपनी को एनिमी कंट्री ही कंट्रोल कर रहा है तो भी उस परिस्थिति में कोर्ट ये कॉर्पोरेट बिल लिफ्ट कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपके कंपनी में नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ ऐसा पाया जाता है या प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आपके कंपनी से जुड़ा हुआ है तब भी कोर्ट आपके कंपनी से कॉर्पोरेट बिल का जो पर्दा है वो लिफ्ट कर सकता है, हटा सकता है, ठीक है। ये देखने के लिए कि सही में नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम हो रहा था क्या, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द रियल बेनिफिशियरी। कोर्ट में लुक पास्ट द कंपनी टू डिस्कवर हु एक्चुअली कंट्रोल और बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। कोई कंपनी बनती है, कौन उसको चला रहा है, कौन उसका असली बेनिफिशियरी है, अगर कोर्ट को नहीं पता चलता है तो कोर्ट उस पर्दे को लिफ्ट कर सकता है यह जानने के लिए
कि कंपनी एक्चुअली चला कौन रहा है, ठीक है, और कंपनी का बेनिफिट कौन ले रहा है, ये और ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी होगा उसके रिगार्डिंग कोर्ट जो है पर्दा हटा सकता है। तो कुल मिला के आपका जो 7वां सवाल था यही बोल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8वां, व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर कंपनीज एक्ट। ये अगला सवाल है आपका, ये 8वां है। इसमें क्या बोलता है देखिए, winding up also known as liquidation is the legal process through which a company ceases its operation, settles its debts and distributes any remaining assets to its shareholder. This process is governed by chapter 21 of the Companies Act and primarily conducted by NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब मैं बताता हूं इसका। देखिए, वाइंडिंग अप को लिक्विडेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां कंपनी अपने काम करना बंद कर देती है, अपने ऑपरेशन बंद कर देती है, ठीक है, और अपने डेब्ट्स को सेटल करके जो भी एसेट्स होते हैं उनको शेयर होल्डर के बीच बांट देते हैं, ठीक है। इसके बारे में कंपनीज एक्ट के चैप्टर 21 में प्रोविजन बताया गया है और ये प्रोसेस एनसीएलटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब बंद करना। मेरी कोई कंपनी थी, मुझे वो बंद करनी है। बंद करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेरी कंपनी जिस कारण से मैं बनाया था वो कारण फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कमाई नहीं हो रहा है, बंद कर सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर के बीच तनाव हो गया, मोटा मोटी हो गई, ठीक है, वाइंडिंग अप कर सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है, वाइंडिंग अप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें आप कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आगे बोल रहा है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कितने टाइप का होता है? तो मेनली दो तरीके का होता है। एक होता है बाय लॉ, मतलब जिसको कंपलसरी वाइंडिंग अप बोलते हैं, और दूसरा होता है वॉलंटरीली वाइंडिंग अप, मतलब एक स्वेच्छा से और एक मजबूरी में, ठीक है। दो तरीके से वाइंडिंग अप होता है। तो वाइंडिंग अप जो मतलब मैंडेट कंपलसरी होता है, जो मजबूरी में होता है, आप नहीं चाहते वाइंडिंग अप हो लेकिन हो जाता है, वो होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। उसके बारे में सेक्शन 271 में बताया गया है, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है जब ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि इस कंपनी को अब मतलब कंटिन्यू करना मतलब लॉफुल नहीं है, ठीक है, तो उसको कंपनी को वाइंडिंग अप कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। दूसरा होता है वॉलंटरीली वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी के मेंबर आपस में मिलकर, ठीक है, रेजोल्यूशन पास करके कंपनी को बंद करना चाहते हैं। ये हो गया वॉलंटरीली वाइंडिंग अप, ठीक है। ये जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, अगर इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के मतलब के कारण हो रहा है तो फिर ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से भी डील करेगा, ठीक है। इसमें ग्राउंड दिया हुआ है कि किस किस ग्राउंड पर कोई मतलब कंपनी वाइंडिंग अप हो सकता है। तो ट्रिब्यूनल, जब हम सेक्शन 271 की बात करेंगे तो वहां पे ट्रिब्यूनल के बारे में दिया गया है कि कब कब कोई वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहला है एनसीएलटी में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। पहला ग्राउंड है स्पेशल रेजोल्यूशन, इफ द कंपनी पासेज अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है। दूसरा है इनएबिलिटी टू पे डेब्ट्स, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। अगर कोई कंपनी है जो अपने देनदारी को, ठीक है, नहीं चुका पाती है, फिर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगा ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार। दूसरा है ए कंपनी इज डीम्ड अनेबल टू पे इट्स डेब्ट इफ अ creditor to whom the company is indebted in a sum exceeding 1 lakh has served a demand notice, the company fails to pay the sum due with 3 weeks, ठीक है। अगर ऐसा भी होता है तो भी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा बाय ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ठीक है। एनी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द कंपनी फॉर एनी डेब्ट और डिमांड ड्यू एंड द कंपनी हैज नॉट विद इन 10 days अदरवाइज सर्विस ऑफ द नोटिस पेड सिक्योर्ड और कंपाउंडेड फॉर द डेब्ट, फिर भी कंपनी को वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल कर सकते हैं।
तो ये सारा जो है सब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के आदेश के अनुसार वाइंडिंग अप हो सकता है, इसके बारे में दिया हुआ है। तीसरा है कंपनी एक्ट्स अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अगर कोई कंपनी नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रही है कोई काम, तो ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कर सकता है उस कंपनी को। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज। कोई कंपनी है जो अनलॉफुल पर्पज के साथ काम कर रही थी या फ्रॉडुलेंट काम कर रही थी, तो इसमें भी ठीक है, और बाद में पाया जाता है कि इसने कोई मिसकंडक्ट किया था या फ्रॉड किया था, तो भी ट्रिब्यूनल उस कंपनी को वाइंडिंग अप करने का आदेश पारित कर सकता है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई कंपनी ठीक है, जो एनुअली रिपोर्ट होता है, रिटर्न होता है ना, अगर वो फाइल नहीं करता है, तो भी ट्रिब्यूनल उस कंपनी को वाइंडिंग अप करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स हैं, जैसे इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, द कंपनी शुड बी वाउंड अप। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी को कुछ ऐसे परिस्थिति हैं ठीक है जहां पे बंद कर देना चाहिए, वहां पे ट्रिब्यूनल बंद कर देगा। ठीक है, दूसरा है दिस ग्राउंड इज डिस्क्रिशनरी कैन बी इन्वोक्ड इन सिचुएशन। ठीक है, ये जो ट्रिब्यूनल के डिस्क्रिशनरी पावर दिए गए हैं, वो कुछ ऐसे परिस्थितियों में यूज किए जा सकते हैं, जैसे पहला डेडलॉक इन मैनेजमेंट, दूसरा लॉस ऑफ सब ट्रेटम, द मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, तीसरा इलीगैलिटी ऑफ द कंपनीज ऑब्जेक्ट, चौथा कांस्टेंट लॉसेस एंड इनएबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस, वाइंडिंग अप बेइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कंपनी बंद होना जरूरी है, कंपनी को बंद किया जा सकता है। अगर कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस में जा रही है, बिजनेस को रन करने की एबिलिटी उसमें नहीं बचती, तो भी कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं। अब कैसे हु कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, इसके बारे में है। कंपनी खुद से भी कर सकता है वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा है एनी क्रेडिटर, कोई क्रेडिटर भी कर सकता है वाइंडिंग अप का। कॉन्ट्रीब्यूटरी अगर कोई है तो वो भी कर सकता है। रजिस्ट्रार खुद से भी कर सकता है वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन। ठीक है, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथराइज कोई भी बंदे हैं, वो भी कंपनी को वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन कर सकता है। इन केसेस फॉलिंग अंडर ए स्पेसिफिक ग्राउंड, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे लिखी गई है, सेक्शन 272 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मेंबर, हाउ मेंबरशिप इज एक्वायर्ड एंड हाउ इट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि मेंबर कौन होता है ये बताइए, और मेंबरशिप कैसे अक्वायर कर सकते हैं और कैसे मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, under the company law, a member refers to a person, individual or corporate entity whose name is entered in the register of member of a company. Membership confers certain rights like voting, received dividend, and imposes obligation like contributing to company's debt up to unpaid value of shares, if any, in most common law jurisdiction सच एज यूके, इंडिया, मतलब यहाँ पे ऐसा चलता है, ये बता रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, अंडर कंपनी लॉ मेंबर का मतलब उस पर्सन से है। ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकता है, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अगर किसी बंदा का नाम एंटर्ड है, लिखा हुआ है, मेंशन है, तो वो मेंबर कहलाएगा। ठीक है, कंपनी का मेंबरशिप जिसको मिलता है उसको वोटिंग का राइट मिल जाता है, डिविडेंड पाने का अधिकार मिल जाता है। इसी के साथ उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कंपनी के अगर कोई डेब्ट है, देनदारी है, तो उसमें कंट्रोल करना। ठीक है, अगर उनका कोई अनपेड शेयर वैल्यू है तो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा था आपसे कि मेंबरशिप जो है वो अक्वायर कैसे होता है। ठीक है, तो अक्वायर कैसे होता है, सबसे पहला बाय सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम। अगर कोई बंदा मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है किसी कंपनी के, तो वो ऑटोमेटिक मेंबर बन जाता है। दूसरा है बाय अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है,
अगर कंपनी ने आपको शेयर अलॉट किया है, ठीक है, या आपको शेयर ट्रांसफर किया है किसी मेंबर ने, ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और सक्सेशन, शेयर्स आर ट्रांसमिटेड टू लीगल हियर, ठीक है। मैंने शेयर खरीद के रखे थे, मैं मर गया तो मेरा जो शेयर था वो मेरे बेटे को चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। तो मैं मेंबर था, मैं मर गया, मेरा शेयर मेरे बेटे को गया, अब मेरा बेटा जो है उस कंपनी का मेंबर बन गया। क्यों? क्योंकि मेरे शेयर जो थे वो मेरे बेटे को ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बाय एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, अगर कोई मेंबर आर एडमिटेड बाय अप्लाइंग और बीइंग रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन में, ये कंपनी के रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कराता है, उसका एप्लीकेशन करता है, ठीक है, और एज एन मेंबर उसको अगर ऐड किया जाता है तो वो मेंबर में जाता है, ठीक है। ये हो गया अक्वायर करने की बात। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि टर्मिनेट कैसे होता है, तो टर्मिनेट कैसे हो जाएगा? पहला है ट्रांसफर ऑफ शेयर, आपके पास शेयर था, ठीक है, तो आप मेंबर थे, आपने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिया तो आपकी मेंबरशिप वहां से टर्मिनेट हो जाएगी और जिसको आपने दिया वो मेंबर बन जाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मैं था, मेरे पास शेयर था तो मैं मेंबर था, मैं मर गया, मेरा शेयर मेरे बेटे को चला गया, तो मेरा जो शेयर था, मैं मर गया, ठीक है, तो मेरा मेंबरशिप वहां पे खत्म हो जाएगा। अब जो मेंबरशिप मिलेगा मेरे बेटे को मिलेगा, क्योंकि मेरा जो शेयर था वो ट्रांसमिट हुआ है मेरे बेटे को, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा मेंबरशिप चला जाएगा। तीसरा है फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर, अगर आप कंपनी को सामने से अपना शेयर सरेंडर करते हो तो भी आपका मेंबरशिप चला जाएगा, और कंपनी ने आपके शेयर को कैंसिल कर दिया या फॉरफिट कर दिया, ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो भी आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है बायबैक और रिडम्पशन ऑफ शेयर, मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, बायबैक का मतलब अगर कंपनी आपसे शेयर वापिस से खरीद लेती है तो बायबैक हो गया, और बायबैक जैसे ही हो गया आप मेंबरशिप खत्म हो गई आपकी, आपने अपना वो दे दिया ना ये शेयर, तो फिर वो कंपनी का हो गया, तो मेंबरशिप आपका वहां से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है डेथ और इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बंदा डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। फिर है रेजिग्नेशन, अगर आप कंपनी के मेंबरशिप से रेजिग्नेशन देते हो तो भी आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। बाय एक्सपल्सन है, एक्सपल्सन का मतलब एओए में कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, लीगल प्रोसीजर होते हैं, अगर उसके अंदर आप आते हैं, ठीक है, तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, ठीक है। और लास्ट है वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी खुद ही बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो आपकी मेंबरशिप वैसे भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था कुल मिला के आपके मेंबरशिप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, व्हाट आर द कंपल्सरी क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपल्सरी क्लॉजेस क्या क्या हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट that defines the scope, objective and power of a company. It must contain certain mandatory clause to be valid, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रमुख डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी के लिए, ठीक है, जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं, कंपनी का स्कोप होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंपनी के पावर के बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे क्लॉज होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं, अगर वो क्लॉज आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मैंडेटरी क्लॉज हैं जो कंपलसरी होते हैं किसी मेमोरेंडम को वैलिड बनाने के लिए। तो कौन कौन से हैं? पहला है, देखिए, पहला है नेम क्लॉज, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नेम क्लॉज होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, किसी को एड्रेस पता करना होगा तो कैसे करेगा, ठीक है, ये सारी डिटेल होनी चाहिए।
तो पहला क्या है, नेम क्लॉज, कंपनी का प्रॉपर नाम वगैरह होना चाहिए, ये क्लॉज जरूरी है। अगर प्राइवेट है तो पीवीटी लिमिटेड होना चाहिए, पब्लिक है तो लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेम क्लॉज, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्यों बनाई गई, कंपनी का पर्पज क्या है, कंपनी आगे क्या सोची है, ठीक है। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट क्लॉज में आती है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज तीसरा। फोर्थ है लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी कंपनी का क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में उस लाइबिलिटी को कैसे कम की जाएगी, मतलब सारी डिटेल लाइबिलिटी क्लॉज के आधार पर जो भी होता है वो लाइबिलिटी क्लॉज में होता है। पांचवा है कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज का मतलब शेयर कैपिटल वो कितना देगा, कितने में बेचने वाला है, कैसे शेयर उसका जो है ऑथोराइज किया जाएगा, किस हिसाब से इशू करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितना इशू कर सकता है, ये सारी चीजें कैपिटल क्लॉज में होती है। और छठा है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है, कि हम कितने सब्सक्राइबर को अंदर लेने वाले हैं, ठीक है, कितने को हम सब्सक्रिप्शन देने वाले हैं, किस किस आधार पे सब्सक्रिप्शन देना है, ठीक है, कितने मेंबर का मतलब सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या क्या प्रूफ लगेगा, ये सारी चीजें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होती हैं। तो अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये 6 कंपलसरी क्लॉज नहीं है तो वो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, डिस्कस द नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड स्टेट्स वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। ये बोल रहा है कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का नेचर बताइए और थ्योरीज बताइए कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के लिए क्या क्या है, ठीक है। देखिए, अंडर द कंपनी लॉ corporate personality refer to the principle that a company once incorporated becomes a distinct legal entity separate from its shareholder, directors and other stakeholders. This principle is foundational in corporate law and enable a company to function as an individual entity in the eyes of the law, ठीक है। ये बोल रहा है कंपनी लॉ के अंदर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ये मानता है कि कंपनी जब एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट का मतलब है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो जब कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है, ठीक है। फिर उसे किसी शेयर होल्डर और डायरेक्टर से कोई रिलेशन नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो उससे अलग हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल कंपनी लॉ के अंदर फाउंडेशनल प्रिंसिपल के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये कंपनी को अपने इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पर फंक्शन करने का पूरा अधिकार दे देता है, एनेबल कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है आपसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब सीधा सा अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि कंपनी जो होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी को ही बोला जाता है, ठीक है। तो कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का होता है, ठीक है। तो कोई कंपनी का क्या क्या कैरेक्टर होता है, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है सेपरेट, वही कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का भी होता है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। दूसरा, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब इसमें कोई ये नहीं होता है कि आप डायरेक्टर हैं इसके बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, डायरेक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे और इसका जो सक्सेसर होगा वो भी आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, तो इसका परपेचुअल जो है सक्सेशन होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ओनरशिप, कोई भी कंपनी अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, कोई कंपनी अपने नाम से किसी को के ऊपर केस भी कर सकती है और कोई बंदा उस कंपनी के नाम पर केस कर भी सकता है, ठीक है। और लास्ट है कॉमन सील, किसी भी कंपनी का एक ऑफिशियल कॉमन सिग्नेचर होता है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था नेक्स्ट, वेरियस थ्योरीज अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज लॉ के अंदर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के लिए क्या क्या थ्योरीज हैं, ठीक है। तो पहला क्या थ्योरीज है, फिक्शन थ्योरी है, मेनली 3 ही है, ठीक है, क्योंकि ये चैट जीपीटी से लिया है तो ये कहीं कहीं से उठा के इसमें 6-7 बना दिया है, ठीक है। मेन 3 ही है। पहला है फिक्शन थ्योरी, मैंने शुरू में भी बताया था
फिक्शन थ्योरी का ये मानना है कि कंपनी जो है एक फिक्शन है, ठीक है, ये रियल पर्सन नहीं है, इसका कोई रियल, जैसे रियल पर्सन का होता है ना कि जिंदा हुआ तो 60 साल 70 साल के बाद मारा जाएगा, ठीक है। फिक्शन थ्योरी मानता है कि नहीं, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कभी नहीं मरता, लोग आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। ये हो गया फिक्शन थ्योरी। दूसरा है रियल थ्योरी, जिसको कंसेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसका मानना है कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, जिसके पास खुद की एक पर्सनैलिटी है, खुद का एक दिमाग है, खुद का एक विल है, ठीक है। वो चाहे तो किसी से भी कोई बिजनेस कर सकता है, वो चाहे तो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंटली डील भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको किसने प्रोपाउंड किया था? डाइसी ने। और फिक्शन थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था? फ्रेंच कार्ल और सेविनी ने। तीसरा है ब्रैकेट या सिंबोलिस्टिक थ्योरी बोला जाता है, जो मेन है। इसमें क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी इज अ कन्वेनियंट लीगल सिंबल यूज्ड टू फैसिलिटेट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। किसी भी कंपनी में एक बंदा तो काम नहीं करता, बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंबल तो होना चाहिए ना। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वही एक सिंबल के तौर पे काम करता है कि भाई ये देखो 50 बंदा इस कंपनी में है, उसको ये कंपनी एक अकेला, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको पता होगा 400-500 लोग काम करते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? कंपनी खुद के नाम पर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये जो सिंबलिस्टिक थ्योरी है, ये बोलता है कि कोई भी कंपनी के अंदर जो इंडिविजुअल लोग काम करते हैं, उसको एक सिंबल के तौर पर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है और सभी के अगेंस्ट वो बात रखता है। ये है आपका ब्रैकेट सिंबोलिस्टिक थ्योरी। इसको प्रोपाउंड किया था जेथरो ब्राउन ने। बाकी का वही है, फिर से फिक्शन थ्योरी आ गया है, रियलिस्टिक थ्योरी आ गया, वही चीजें हैं, ठीक है। इसमें 3 ही आपको मेन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्राइवेट कंपनी, डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, ये आपसे भी पूछ रहा है, और दोनों में अंतर क्या है ये भी आपसे पूछ रहा है। तो प्राइवेट कंपनी is a type of company that restricts public participation in its ownership and limits the transferability of its share. It is defined under section 2 subsection 68 of the Companies Act. Private company means company having minimum paid up share capital as may prescribed and which by its article of association. ये बोल रहा है आपका कि प्राइवेट कंपनी जो होता है, प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जिसमें पब्लिक को पार्टिसिपेट करने से मना किया जाता है, ठीक है। ये पब्लिक कंपनी जैसा नहीं है कि किसी को भी आप इनवाइट करो और अपना शेयर बेच लो, नहीं। प्राइवेट कंपनी में आम पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें शेयर ट्रांसफर करने का एक लिमिट होता है और इसमें 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आम पब्लिक को उसके शेयर खरीदने या सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट करना क्या बोलते हैं उसको, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। यही बातें नीचे लिखी गई हैं 3 पॉइंट में। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक, ठीक है। ये इसके अंदर कवर किया गया है। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर डिफरेंस, जो आपसे पूछा गया था। तो पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है डेफिनेशन के आधार पर। ये डिफाइन प्राइवेट कंपनी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में, जबकि पब्लिक कंपनी डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। दूसरा डिफरेंस है मिनिमम मेंबर के आधार पर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 होंगे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होंगे, ठीक है। तीसरा डिफरेंस है मैक्सिमम मेंबर के लिए। तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर जो होंगे एम्प्लॉइज के तौर पर 200 होंगे, पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, उसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं, नो लिमिट है, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस है शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर। तो
प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, ठीक है, शेयर जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। फिफ्थ डिफरेंस है पब्लिक सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर और डिवेंचर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वाले अपने शेयर को या डिवेंचर को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता है, जबकि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब देयर शेयर एंड डिवेंचर। मेन डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है नेम सफिक्स, मतलब नाम के साथ जो जुड़ा हुआ होता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड जरूरी है नाम के साथ, और पब्लिक कंपनी में नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड होना जरूरी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की संख्या मिनिमम 2 होंगी, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर की संख्या मिनिमम 3 होंगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि वो पब्लिक को ऑफर कर सके। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी में लेसर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। जब प्राइवेट कंपनी को लीगल जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, वो बहुत कम होता है कंपैरेटिवली पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में बहुत सारी चीजों को कंप्लायंस करना पड़ता है, ये करो वो करो, सेबी में जाओ, आरओसी में जाओ, ये करो वो लिस्ट करो, ये नंबर लो, ठीक है। तो बहुत सारी प्रक्रिया है पब्लिक कंपनी के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी में बहुत कम है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी को अर्लियर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है, नॉट नाउ। पहले के टाइम पर पब्लिक कंपनी जब स्टार्ट होना चाहती थी तो उनको सर्टिफिकेट लेना होता था, ठीक है, हालांकि उसको हटा दिया गया है। अब आप इनकॉर्पोरेट हो गए तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी। लास्टली है एप्लीकेबल बट विद सम रिलैक्सेशन। ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लेकिन बहुत उसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऑडिट एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स के साथ होना चाहिए। ये था आपका प्राइवेट कंपनी और डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। हमारा डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस विद स्पेशल रेफरेंस टू एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है ये बताइए, और फिर पूछ रहा है आपसे कि इसको एसबरी रेलवे कैरेज के केस से समझाइए, ठीक है। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, Latin for beyond the powers, is a fundamental principle in company law. It means any act or contract done by a company that is beyond the power conferred on it by its memorandum of association is null and void, cannot be ratified even by unanimous consent of all shareholders. ये बोल रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, ठीक है। कंपनी लॉ के अंदर ये प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे जाना जाता है। कोई भी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है और वो करना कंपनी के पावर के बियॉन्ड है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स एमओए। मतलब एमओए में आपको पता है कि सारी चीजें लिखी होती हैं। अब उसके बियॉन्ड जाकर कोई कंपनी कोई एक्ट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। और उस गलती को, ठीक है, उस नल एंड वॉइड प्रोसीजर को उसके द्वारा भी नहीं सुलझाया जा सकता। अगर वो सारे शेयर होल्डर बोलेंगे ना कि नहीं हम लोग एक साथ मिलके इस बात को प्रूव करते हैं, तो भी वो नहीं कर सकते, ठीक है। अगर गलती हुई है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसके लिए सारे मेंबर भी एक साथ आ जाएंगे ना, तो भी उस गलती को रेटिफाइड नहीं किया जा सकता है। वो ये बोल रहा है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, ये डॉक्ट्रिन शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है
और ये इंश्योर करता है कि कंपनी के फंड ऑथोराइज पर्पज के लिए ही यूज किए जाएं। ठीक है, तो एमओए में सब प्रावधान होता है ना कि जो भी फंड आएगा कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एसबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेज रीचे के केस के आधार पे समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम फैक्ट देखते हैं। कंपनी के एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है कि कंपनी रेलवे के डिब्बे, वैगन और सभी प्रकार के रेलवे संयंत्र, मतलब जो भी यंत्र होता है, फिटिंग, मशीनरी बनाना, बेचना, किराए पर देना, मैकेनिकल इंजीनियर और ठेकेदारों का बिजनेस चलाना इत्यादि काम करेगा ये कंपनी। ये ऐसा एमओए में लिखा था। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना, इधर फैक्ट है, देखो नीचे जाओगे तो देखो फैक्ट है, द कंपनीज ऑब्जेक्ट क्लॉज स्टेटेड इट वाज फॉर्म्ड टू मेक एंड सेल और लैंड ऑन हायर, ठीक है, रेलवे कैरेज एंड वैगन्स and all kinds of railway plant fitting machinery and carries on the business of mechanical engineer and general contractor। ठीक है, ये है फैक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर रीचे के साथ। ठीक है, देखो, द डायरेक्टर entered into a contract with Riche to finance and build a railway line in Belgium which was not covered under a stated object in the MOA। The company later refused to honor the contract and Riche sued for breach। ठीक है, ये जो डायरेक्टर था कंपनी का, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होता है किसके साथ, रीचे के साथ, और वो ये बोलता है कि मैं ये जो रेलवे लाइन बिछाने का काम है बेल्जियम में, मैं वो बनाऊंगा और फाइनेंस करूंगा। ठीक है, जो कि एमओए के अंदर कवर नहीं है, ये सारी चीजें एमओए में कहीं भी लिखा नहीं था। ठीक है, कि वो फाइनेंस भी कर सकता है, रेलवे लाइन बिछा भी सकता है, बना भी सकता है। ठीक है, तो ये जो कंपनी था बाद में रेफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो रीचे ने उसके ऊपर केस कर दिया कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो जो है रेलवे लाइन बिछाएगा बेल्जियम में और उसको फाइनेंस करेगा। ठीक है, इसके लिए इशू क्या था इस केस में, वॉज द कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे लाइन विद इन द पावर, मतलब पावर ऑफ द कंपनी, एमओए में लिखा था क्या ऐसी चीजें, और वॉज इट अल्ट्रा वायरस एंड हेंस वर्ड, और क्या वो अल्ट्रा वायरस कंपनी के बियॉन्ड पावर जाके, एमओए में ऐसा कुछ नहीं था फिर भी उसने किया, इसीलिए वो नल एंड वॉइड होगा, ऐसा इशू था। ठीक है, अब जजमेंट क्या आया, हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड देयरफॉर वॉइड, even if all shareholder agrees they could not ratify the act because it was beyond the legal capacity of the company as set out in the MOA। ये बोल रहा है कि जजमेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि कंपनी के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वायरस है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, और कोर्ट ने आगे कहा कि भले सारे शेयर होल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हुए हों, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के उस प्रोविजन को रेटिफाई नहीं कर सकते हैं जहां पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो बियॉन्ड लीगल कैपेसिटी है जो कंपनी के अंदर किए गए हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एमओए है, देखिए, द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज वाज इंटरप्रेटेड नैरोली एंड डिड नॉट इंक्लूड बिल्डिंग रेलवे। ठीक है, उस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसमें सिर्फ जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में प्रोविजन था। ठीक है, उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि वो रेलवे ट्रैक भी बना सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो कोर्ट ने कहा आगे कि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट किया और कोर्ट ने कहा कि रेलवे लाइन बिल्ड करना इस जनरल कॉन्ट्रैक्टर के टर्म में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये है आपका इस केस का मतलब डिटेल्ड में कि यही सारी चीजें इसके अंदर हुई थी। अब इसके अंदर क्या क्या एस्टैब्लिश किया कोर्ट ने, मतलब कोर्ट का आउटकम क्या आया इस जजमेंट का, कंपनी अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कोई काम नहीं कर सकता है, भले सारे शेयर होल्डर कंपनी के साथ क्यों ना हो। ठीक है, पहला देखो, द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्ट इन द मेमोरेंडम, एनी सच एक्ट इज वॉइड एंड अनफोर्सिएबल,
The object clause strictly defined and limit the scope of company's activity. दूसरा क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड है, ठीक है, तो वो वॉइड और अनइंफोर्सिएबल होगा। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है कि कंपनी के एक्टिविटी और स्कोप का लिमिट क्या होगा, तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया ये सवाल। इसमें रिलेवेंट केस लॉज दिए हैं, नाम कहाँ गया, इन मॉडर्न कंपनी लॉज, कंपनीज एक्ट इंडिया, कंपनीज एक्ट doctrine has been relaxed. Companies are now allowed to very broad object clause or in some cases no object clause at all, effectively giving them power similar to natural person. However, ultra virus action may still arise in a special situation, specifically in statutory operation और charitable organization. ये बोल रहा है कि आज के जमाने में अभी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनते हैं उसमें अपने पावर को वाइड कर लिया रहता है, ठीक है, कि उसमें सारी चीजें कवर हो जाए। अभी कुछ ऐसा काम छूटता ही नहीं है जो एमओए में ना हो, ठीक है। फिर भी ऐसे सिचुएशन आते हैं कभी कभी जहां पे ये जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, व्हाट इज वाइंडिंग अप अ कंपनी, व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट by which tribunal may order binding up of a company। ठीक है, ये वही सवाल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ा था। इन शॉर्ट इसमें क्या हुआ था, बाइंडिंग ऑफ अ कंपनी एक लीगल प्रोसेस है जो किसी कंपनी को उसके ऑपरेशन और एक्टिविटी को क्लोज डाउन करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब किसी कंपनी को बंद करने के प्रक्रिया को वाइंडिंग अप कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने पीछे भी पढ़ाया था कि ट्रिब्यूनल जो है किसी भी कंपनी को वाइंडिंग अप करा सकता है, लेकिन उसमें ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो बिजनेस को कैरी आगे नहीं कर सकता, लॉस ही लॉस हो रहे हैं तो परमिशन लेके वाइंडिंग अप कर लो। कंपनी कोर्ट को लगेगा कि इसने जो है फ्रॉड किया है, कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट होगा कंपनी के अंदर, कंपनी कोर्ट जो है ट्रिब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, ठीक है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, ट्रिब्यूनल जो है वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा, ठीक है। कोर्ट को ट्रिब्यूनल को अगर कुछ ऐसे इक्विटेबल ग्राउंड लगेंगे, जस्ट ग्राउंड लगेंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर भी ट्रिब्यूनल आपके कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकता है, ठीक है। जैसे मिसमैनेजमेंट किया है आपने और बिजनेस में आपका लगातार लॉस ही हो रहा है, ठीक है। अब आप कंपनी को रन नहीं कर पा रहे हैं, इनेबल हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं जो डिस्क्रिशनरी ग्राउंड होते हैं जिसके आधार पर ट्रिब्यूनल किसी भी कंपनी का वाइंडिंग अप कर सकता है, ठीक है। ये हो गया आपके 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफाइन कंपनी एंड डिस्कस द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन विद रेफरेंस टू केस लॉ। मतलब कंपनी क्या होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से क्या एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है। और ये आप बताना है आपको किसी केस लॉ के रेफरेंस में, ठीक है। ये लास्ट सवाल लेते हैं, बाकी जो हमारा कल है कल हम आगे करेंगे क्योंकि टाइम इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या है, कंपनी एक क्या बोलते हैं उसको, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका खुद का एक लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। मैं पढ़ के बता देता हूँ, देखिए मेन डेफिनेशन दिया हुआ है, कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसा कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया है तो वो कंपनी कहलाएगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा नीचे डेफिनेशन दिया है, इन जनरल टर्म्स अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी formed by a group of individual to engage in a operate of a business, ठीक है, commercial or industrial enterprise. It has a legal separate identity distinct from its member, ठीक है। ये बोल रहा है कंपनी का मतलब एक लीगल एंटिटी होता है जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा फॉर्म किया जाता है किसी स्पेसिफिक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। इसका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है जो अपने शेयर होल्डर और डायरेक्टर से अलग होता है।
सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जब आप कंपनी एक्ट के पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि कंपनी कोई भी हो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो कंपनी माना जाएगा। अब कंपनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मैंने अभी पीछे बताया था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही होता है कंपनी का भी। ठीक है, तो क्या क्या था, पहला था कि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब इसको अपने डायरेक्टर या मेंबर से कोई मतलब नहीं होता, उसको अगर अपने कैपेसिटी से किसी को कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का जो है लिमिटेड सक्सेशन नहीं है कि कोई बंदा आया डायरेक्टर हुआ मर गया कंपनी बंद हो गया, नहीं, कंपनी चलती रहेगी, मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक डायरेक्टर आया वो सक्सीड किया, दूसरे आएंगे, दूसरे सक्सीड करेंगे, तीसरे आएंगे, तो इस तरीके से कंपनी का जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है। चौथा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। पांचवा है कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, मतलब कंपनी किसी के ऊपर अपने नाम से केस कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर कोई केस कर भी सकता है, और कंपनी का एक स्पेशल ओरिजिनल सिग्नेचर होता है जिसको कॉमन सील कहा जाता है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। हमारा सवाल क्या था इसमें कि कंपनी को हम जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो क्या क्या एडवांटेज हमें मिलता है, ये हमें किसी केस के जरिए बताइए। ठीक है, तो एडवांटेज है पहला, ये लीगल सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, इसको किसी से भी मेंबर से कोई मतलब नहीं, उनको अगर कोई प्रॉपर्टी लेना है अपने नाम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई केस लॉ बताइए, क्योंकि ऊपर में बोला था ना केस लॉ के जरिए समझाइए, तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस था। इसी केस के अंदर कोर्ट ने कहा था कि कंपनी जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, उसको डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये है। दूसरा है इसका लिमिटेड लायबिलिटी होता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, अगर आप इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं, तो आपकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। और ये लिमिटेड लायबिलिटी किस केस में कहा गया था, ली वर्सेस ली के केस में कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कंपनी जब एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तीसरा है परपेचुअल सक्सेशन, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो आपका कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन का नेचर में आ जाता है। अब डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे, मरते रहेंगे, लेकिन आपकी कंपनी स्टिल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एक आएगा उसको सक्सीड करके दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरीके से कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन के नेचर में आ जाता है। ये भी सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आपके शेयर ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप उस शेयर को किसी और को अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है मेन पर इसमें था, इसका केस लॉ भी नहीं दिया है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू रेज कैपिटल, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो अब आप फंड रेज कर सकते हैं, आपको अधिकार मिल जाता है। फिर है टैक्स एंड अदर बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपको कंपनी को रजिस्टर करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंपनी और एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है।